तो जी फॉर था आपका ग्यूटेनबर्ग, और एल फॉर था लेहमैन। ठीक है, तो ऐसे करके शायद आप याद रख सकते हो। यहाँ से ये टॉप से स्टार्ट करोगे और ये बॉटम की तरफ जाता है। ठीक है। ठीक है, तो हमने ये ऐसे समझ लो या फिर है ना इधर डायग्राम से ही समझ लो। ठीक है, कॉनराड जो डिसकंटिन्यूटी थी ये है आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की। ठीक है, फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी आती है लोअर क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक है, अपर मेंटल के बीच में, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी आती है। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग आती है, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमान आती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो था वो कैसे पता चला। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं लिखवाता हूँ, कल के दिन मैंने लिख दिया था आपको, मैं अभी ओरली डिक्टेट करता हूँ, आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, द सोर्सेस, चलो मैं लिख ही देता हूँ साथ में, क्या हो गया। लिखो, द सोर्सेस विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ कैन बी classified into two categories। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हैं। एक है आर्टिफिशियल सोर्स की, और एक है नेचुरल सोर्स की। एक और कैटेगरी आती है जो कि थ्योरीज भी जोड़ सकते हो, लिखना मत इसे, लेकिन थ्योरीज का उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है नहीं, तो इसीलिए उसको हम गिनते नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल के बीच में डिफरेंस तो समझते होंगे ना। यस सर। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एविडेंसेस जिसके नहीं होते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है इसे, मैं समझा रहा हूँ, केवल इतने तक ही आप अपना कर लो। इसके आगे बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। डायरेक्ट सोर्सेस इसके अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके डायरेक्ट सोर्सेस अवेलेबल होते हैं नेचुरल। क्योंकि इसका नाम नेचुरल है तो नेचुरली वो चीजें अवेलेबल होंगी जिनके जरिए हमें अर्थ के अंदर क्या है उसका पता चलेगा। आर्टिफिशियल सोर्सेस का यूज करके हम अंदाजा लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फेरेंसेस निकालना। ठीक है, तो हम इन्फेरेंस निकालते हैं कि भाई अंदर क्या हो सकता है, लेकिन वो इन्फेरेंस साइंटिफिक बेसिस पे होते हैं, कोई तुक्का नहीं होता। और उस इन्फेरेंस का यूज करके हमने ये जो अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया था ये निकाला गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्स की बात करते हैं, अगली हेडिंग डालना है आपको आर्टिफिशियल सोर्स की। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो वैसे कि मेजरली आर्टिफिशियल सोर्सेस आर क्लासिफाइड एज inferences based on density, temperature
एटसेट्रा। ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स क्या है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अर्थ के अंदर की डेंसिटी क्या होगी, अर्थ के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है। बिकॉज अर्थ कितनी गहरी है, 6,000 किलोमीटर कुछ हमने चेक किया था कि इतना, इतने पर उसका रेडियस है। लेकिन आज तक हमने कभी भी अर्थ की इतनी डीप खुदाई नहीं करी है, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अर्थ के जितना अंदर डीप जाओगे उतना ही डेंसिटी बढ़ती जाती है, रॉक का स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। तो जो प्रेजेंटली हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें उतना अंदर गहरा खोद पाना मुश्किल है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो या तो माइनिंग के थ्रू मिली है हमें। माइनिंग मतलब जो कोल वगैरह निकालने के लिए माइंस होती हैं। ठीक है। या फिर कोई बोरहोल बना दिया हो। बोरहोल मतलब जैसे आपका जो पानी के लिए का होल बनाया जाता है, उसी तरीके से ड्रिलिंग की जाती है। ऑयल की ड्रिलिंग होती है बहुत सारी चीजों की, तो उससे एक अंदाजा लगा कि हाँ ऐसे ऐसी कुछ चीजें हैं अर्थ के अंदर। तो ये है आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है। इसी आर्टिफिशियल सोर्स में आपका सिस्मिक सोर्स भी आता है। ठीक है। जिस जो कि इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसी टॉपिक को ही हमें आज समझना है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको डेंसिटी और टेम्परेचर के हिसाब से बता देता हूँ कि हमें क्या पता चला। ठीक है। डेंसिटी की जब बात हुई तो सबने ये बताया कि देखो, अभी आपको कल के दिन एग्जांपल दिया था, जैसे एक बुक है, उसके ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, ऐसे रखते चले जाओगे तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा वो किस बुक पे होगा, इस पे। ठीक है। और एक चीज और नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा कंप्रेशन किस पे आ रहा होगा। कंप्रेशन मतलब दबाव, या फिर जो सबसे ज्यादा दब रही होगी चीज, वो भी इसी पे आ रहा होगा। ठीक है। तो इसके अगर पार्टिकल्स जो है इतने इतने दूर होंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इतने इतने होंगे, पास पास होते जाएंगे। ठीक है। यानी कि क्या होगा, उतने ही एरिया में डेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये बुक का एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल है, असलियत में बुक के पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है। डेंसिटी जो अर्थ के अंदर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है। आप इससे ये समझो, डेंसिटी का हमने ये समझा कि अर्थ की सरफेस से नीचे जाते जाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। उसी के बेसिस पर पहला तो अंदाजा ये लग गया हमें कि अर्थ के जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, अंदर जो कंटेंट है, मिनरल्स हैं या जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये सब के सब ज्यादा डेंस हैं कंपैरिजन टू आउटर सरफेस। ठीक है। अब आती है बात टेम्परेचर की। ठीक है। तो जब हमने माइनिंग की, यानी खुदाई वगैरह की, ठीक है, जिसमें 4-5 किलोमीटर गहरी भी खुदाई होती है। ठीक है। माइंस के हिसाब से 4-5 किलोमीटर होती है, कभी 2 किलोमीटर। आई गेस अभी तक का इंसान की खुदाई शायद 9 या 12 किलोमीटर का है, कोई रिकॉर्ड, आई एम नॉट श्योर, सर उसको आप बारह चेक किलोमीटर करना। हाँ, 12 किलोमीटर, वेरी गुड। कहाँ हुई थी, रशिया? साउथ, नो सर, साउथ अफ्रीका में हुई थी। साउथ अफ्रीका। हाँ सर, पूरा सर वो तो 4 किलोमीटर की है सर। गोल्ड माइन है अच्छा, तो सर कोई थोड़ा, साउथ अफ्रीका में। हाँ वो मॉपिंग माइन की गोल्ड बात माइन। कर रहे हो, यहाँ पे ड्रिलिंग की बात हो रही है। अच्छा तो वो ड्रिलिंग सर मतलब कि है सर, ओशियन के अंदर हुई है बोरहोल सर से। वो। अच्छा, अभी चेक करना, करंट अफेयर में 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी कि रशिया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जिसमें कि वो और ज्यादा गहरी खुदाई करेगा। रशिया एक मशीन का यूज करेगा। रशिया है या सर एक ना चाइना है, चेक करना। डीप ओशियन ठीक है। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। हाँ नहीं, ये नहीं है, कोई और नाम से है। चाइना ने एक मशीन बनाई है जिसका यूज करके अंदर ड्रिलिंग करेगा। इसको एक बार चेक करना, करंट अफेयर में होगा, गूगल में। ठीक है। इन टोटल आप ये समझो कि जब हम गहरे नीचे नीचे जाते जाते हैं, उसमें ड्रिलिंग जब की सरफेस से, तो पता चला कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है। और टेम्परेचर जो बढ़ता है वो लगभग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर की रेट से बढ़ता है। ठीक है।
अब एक अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा मैं वैसे समझने की कोशिश करता हूँ कि लाइक एग्जांपल मान लो कि 2.5 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री, मान लो कि 3 डिग्री की रेट से टेम्परेचर बढ़ता है और 100 मीटर पे बढ़ रहा है, तो 1 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा ये टेम्परेचर? 3 इंटू 10 डिग्री। 10, 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पे 300 डिग्री। ठीक है, तो 100 किलोमीटर पे, सॉरी 1000 किलोमीटर पे 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 6000 किलोमीटर जो इतना गहरी है अर्थ, उस पे 18,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अंदाजा लगाएगा कि 18,000 डिग्री सेल्सियस अर्थ के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, 18,000 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता तो अर्थ की पूरा का पूरा इंटीरियर मोल्टन होता। ठीक है, और अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। ऐसे अंदाजा लगा लो कि एक जो पानी का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, बॉल जो हम होली पे खेलते हैं, या फिर बलून, बलून में पानी भर दो तो क्या उसकी जो सरफेस है वो इंटेक्ट रहती है क्या? वो हिलती रहती है। तो अर्थ की क्रस्ट भी ऐसे ही हिलती रहती है अगर सब कुछ अंदर मोल्टन होता। तो एटलीस्ट जो हमें ये अंदाजा लग रहा है कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ये तो सच नहीं है। ठीक है, लेकिन एविडेंस भी हमें इसके मिले हैं, बिकॉज माइनिंग का जो डेटा मिल रहा है वो गलत तो है नहीं, थर्मामीटर खराब तो नहीं हो जाता नीचे जाकर। तो फिर हो क्या रहा है? तो उसके बाद आगे ये समझा गया कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है, ये मान लो ये सेंटर है अर्थ का। ठीक है, और ये हो गया अर्थ की सरफेस। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ना वो एक लेवल तक ही बढ़ता है केवल, कि टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो कि 3,000 या 6,000 डिग्री टेम्परेचर है, उस तक ही बढ़ेगा, उसके आगे बढ़ना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि फिर अगर यहाँ पर इतना बढ़ रहा है तो यहाँ पर कम क्यों बढ़ रहा है? नीचे वाले इस एरिया में कम क्यों बढ़ रहा है, इस एरिया में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? तो इसके लिए समझा गया ड्यू टू प्रेशर। ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, अंदाजा अच्छा था और ये चीज सही भी है काफी लेवल तक। ठीक है, गुड। हाँ, तो हम कहाँ डिस्कस करते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, इस चीज में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर पर लिमिट नहीं लगा सकता। ठीक है, प्रेशर केवल उस ऑब्जेक्ट की स्टेट पे लिमिट लगा सकता है, ना कि टेम्परेचर पे। एक बार ये क्लियर कर देता हूँ फिर भी मैं, ये बच्चों आपको भी समझना जरूरी है, थोड़ा साइंस का ही टॉपिक है। कैसे समझोगे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, बट अर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो अर्थ के नीचे जाते जाएंगे तो इसको बोलते हैं सुपर इनकम्बेंट लोड। यानी कि जो नीचे वाला लेयर होगी, इसके ऊपर ऊपर वाली लेयर का वजन होगा, और इसके ऊपर वाली लेयर का वजन होगा, और फिर इसके ऊपर ऊपर वाली, और इसके ऊपर इसका। तो ये वाली जो लेयर है, इसके ऊपर इतनी लेयरों का वजन है। ठीक है, तो सुपर इनकम्बेंट लोड, लोड से याद रखना कि इस लेयर के ऊपर इतने सारी लेयर का क्या है? लोड है। ठीक है, तो इस वजह से प्रेशर जो है नीचे जाते समय बढ़ता जाता है किसी भी चीज पे। प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक एरिया, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, इस वाली लेयर पे, इस वाली लेयर की फोर्स लगेगी, उसके ऊपर उसकी, इन द एंड इन सभी लेयरों के फोर्स जो नीचे लग रही है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? प्रेशर बढ़ता जाता है नीचे जाते समय। समझ में आया ना? यस सर।
ठीक है। तो प्रेशर तो नीचे जाते समय बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर भी नीचे जाते समय बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट टेम्परेचर जो नीचे बढ़ता जा रहा है ना, उसका प्रेशर से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। प्रेशर कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, बट टेम्परेचर प्रेशर को डिक्रीज नहीं करेगा अर्थ के नीचे वाली जगहों पर। उसकी रीजन यही है कि उसके ऊपर इतना ऊपर से लोड है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर से रिलेशनशिप कम है। हम अपने उसी ओरिजिनल बात पे आते हैं कि मैंने बताया आपको टेम्परेचर नीचे की साइड बढ़ता जाता है, लेकिन एक लेवल था जिसके बाद टेम्परेचर उस रेट से नहीं बढ़ रहा था। और इसका मेन रीजन बताया गया कि ये जो ऊपर वाली जो लेयर है इतने पोर्शन की, इसमें जो रेडियो एक्टिव कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यूरेनियम सुना होगा, यूरेनियम, प्लूटोनियम होता थोरियम। है। हाँ थोरियम भी हो एग्जैक्टली सकता है। exactly. हाँ थोरियम भी हो सकता है, सब कुछ है अर्थ के अंदर, ठीक है। जो जो आप एलिमेंट जानते हो पीरियोडिक टेबल में, वो सब अर्थ में ही है। तो इसमें ये बोला गया कि इतनी रेंज में जो एलिमेंट्स हैं उसमें रेडियो एक्टिव कंटेंट भी होगा। रेडियो एक्टिव कंटेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट है वो टाइम बाय टाइम ना डिफ्यूज होते जाएगा। डिफ्यूज मतलब कि वो एनर्जी रिलीज करता रहता है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा कि उसका जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। वही रीजन माना जाता है इसके लिए कि जो अभी अभी हमें ये ऊपर वाले एरिया में जो टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है उसमें रेडियो एक्टिविटी का भी अच्छा खासा रोल है, ठीक है। जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं हो सकता है उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कम हो। तो इसीलिए टेम्परेचर का हमें पता चला कि टेम्परेचर नीचे जाते समय बढ़ता तो है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना कि हमारा जो एविडेंसेस के थ्रू हमें लग रहा है। तो हमें दो चीजें समझ में आ गई कि एक तो डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और एक बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया था, मेजरली आर्टिफिशियल सोर्सेस आर क्लासिफाइड एज इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन डेंसिटी टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके आगे आता है, उतना लिखने के बाद नई हेडिंग डालो उसी के अंडर में, वो है सिस्मोलॉजी, ठीक है। सिस्मोलॉजी क्या है वो लिखो। सिस्मोलॉजी इज द साइंस, नोट करते जाओ मैं बताते जाता हूँ ओरली। Seismology is the science which studies various aspects of seismic waves generated सर एक बार फिर से शुरू से बोलिए ना। ठीक है। सिस्मोलॉजी is a science which studies various aspects of seismic waves generated during the occurrence of earthquake. Seismic waves are recorded on
सिस्मोग्राफ। सर वेव्स आर के बाद क्या लिखा है आपने? वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर कुछ ना कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था, बट उससे हमें कम से कम ये तो नहीं पता चलने वाला कि अर्थ की ऐसी लेयर्स हैं। ठीक है, तो हमें वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा हमें सिस्मोलॉजी से। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी का मतलब क्या है कि सिस्मोलॉजी में वेव्स को पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये जो वेव्स हैं ये जनरेट होती हैं अर्थक्वेक के टाइम पे। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थ, उसका हिलना। ठीक है, तो अर्थक्वेक के टाइम पे जो वेव्स जनरेट होती हैं, इन वेव्स को पढ़ना ही सिस्मोलॉजी होता है। ठीक है, इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ क्या है? एक मशीन है, उसको ऐसे समझ लो कि एक कागज सा होता है, उसके ऊपर एक ऐसी एक लकड़ी होती है, लकड़ी बोल लो या फिर कुछ भी। ठीक है, इसके ऊपर एक पेन या नीडल सी होती है। ठीक है, तो अर्थ जब हिलती है, नीचे शेक करती है, तो ये कागज जो है, ये वाला, ये हिलता रहता है। तो ये हिलता है तो इसके ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रिंटिंग हमें ये दिखाती है कि अर्थ हिल रही है। और नॉर्मली अक्सर ऐसा ही होता है कि ऐसा तो मूवमेंट होता है, लेकिन कभी कभी स्पाइक्स आती हैं। तो ये जो स्पाइक्स आ रही हैं, स्पाइक्स मतलब ये एक्सट्रीम मूवमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है कि कोई सिस्मिक वेव्स आई हैं। ठीक है, अब सिस्मिक वेव्स बताया जा रहा है कि जनरेट होती हैं। अक्सर ये होता क्या है, सीधी बात है कि अर्थ जो है, ये सरफेस हो गई, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहां पर से अर्थक्वेक शुरू होता है। ठीक तो है, फोकस। इसे बोला जाता है फोकस। वेरी गुड। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ से जो अर्थक्वेक शुरू हाइपोसेंटर। हुआ, हाँ कुछ भी कह लो, फोकस प्राइमरली कहा जाता है जीएस के हिसाब से। अब इसमें ये वेव्स जनरेट करता है। ठीक है, और ये वेव्स जब जनरेट करता है तो जो अर्थ की सरफेस पे जो पहला पॉइंट होता है जहां पर ये सबसे पहले मीट एपिसेंटर। करती है, उसे बोला जाता है एपी सेंटर। ठीक है, इसी एपी सेंटर के आसपास ही सिस्मोग्राफ रखा रहता है, ये वाला जो आपको बताया था। ठीक है, और ये सिस्मोग्राफ इस इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब इन वेव्स ने हमें हेल्प किया अर्थ के अंदर क्या है उसे जानने में। अब उसी को हम पढ़ेंगे कि कैसे हेल्प किया। ठीक है, तो पहले लेकिन उससे हम ये वेव्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये वेव्स के बारे में पता होगा कि कौन सी वेव क्या चीज बताती है हमें, तभी तो पता चलेगा कि हमें जो पता चल रहा है उसको हम रिलेट कैसे करें नॉलेज से, अर्थ के इंटीरियर की। ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स, ये फ्लो चार्ट बना लेना। सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, और एक होती है इंटीरियर वेव्स होती हैं। ठीक है, सर इसको पीवी बोलते हैं ना, पी वेव्स, इंटीरियर वेव्स को। हाँ इसको बोलेंगे, सब आएगा अभी आपको सामने। ठीक है, तो दो तरीके की वेव्स होती हैं। वेव्स आपको समझ में आ गया, जो फोकस से निकलती हैं और सरफेस पे पहुंचती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया सरफेस वेव होती हैं और इंटीरियर वेव होती हैं। तो अर्थ की जो सरफेस पे वेव आती हैं, चलती हैं, उन्हें सरफेस वेव, और जो अंदर अंदर रहती हैं उन्हें बोलते हैं इंटीरियर वेव्स। जो इंटीरियर वेव होती हैं इन्हें दो वेव्स में क्लासिफाई किया जाता है, पी वेव
और एस वेव। ठीक है। सरफेस वेव को भी बोला जाता है, एक एल वेव नाम होता है, लेकिन ये इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा है नहीं, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझ। सर लव वेव बोलते ठीक हैं है। उसे। हाँ, उसे लव वेव बोल लो, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट। हमारे लिए ये दो हैं, पी वेव और एस वेव। ठीक है। पी वेव, पी मतलब प्राइमरी, और एस मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है। तो अब अगला जो आपको लिखना है, ये आपने बना लिया होगा फ्लो चार्ट शायद। अब इसके आगे ये लिखो, प्राइमरी वेव्स। ठीक है। दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं इसे। अब लॉन्गिट्यूडिनल समझ लो क्या होता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब आप समझ लो कि जो वेव तुम्हारा कंप्रेशन और सप्रेशन पे काम करती है। सर ठीक जो है, अपनी इसको कैसे साउंड समझो। है सर, अपनी साउंड वेव्स। हाँ हाँ, वेरी गुड। कंप्रेशन और सप्रेशन पे काम करती है ये वेव्स। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। बस आप थोड़ा वेट करते चलिए और चीजों को लिंक करते हुए चलिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। हम हर डिटेल में जाएंगे। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये काम करती हैं कंप्रेशन और सप्रेशन पे। अगर इसको इमेजिन करना हो तो इसे साउंड वेव के फॉर्म में आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। साउंड वेव किसे कहते हैं? जैसे एक वेव है, वो यहां से शुरू हो रही है और इस तरफ जा रही है। ठीक है। तो वो क्या करेगी, कहीं तो कंप्रेस करेगी खुद को, या फिर जिस मीडियम में चल रही है उसको, और कहीं पे सप्रेस करेगी। ये देख रहे होगे कि इतने में पार्टिकल्स पास में हैं, इतने में पार्टिकल्स दूर हैं। ठीक है। पार्टिकल्स पास में मतलब कि ये आपस में दब रहे हैं। ठीक है। और पार्टिकल्स दूर हैं, इसका मतलब कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं यहां से, ये वाले, ये क्या हैं, दूर हो रहे हैं। ठीक है। इसे बोला जाता है कंप्रेशन, ये होता है सप्रेशन। ऐसे ही कंप्रेशन फिर सप्रेशन। तो जो वेव का कैरेक्टर कंप्रेशन और सप्रेशन पे चलने का होता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। और, और प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। क्लियर है सभी को? ये सर। सर ये साउंड वेव वाला एक बार फिर से समझाइएगा। ठीक है। देखो, साउंड वेव ऐसे समझो कि जैसे इधर से इस पॉइंट से स्टार्ट करी साउंड वेव और इस तरफ जानी है, इस डायरेक्शन में। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे होंगे, एक पॉइंट पे पास में हो रहे होंगे श्रिंक, और एक पॉइंट पे दूर होंगे, एक रेंज में मान लो। ठीक है। फिर एक पॉइंट पे पास होंगे, फिर एक रेंज में दूर होंगे। तो इसे बोल, ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन। ये क्या हो रहा है, सप्रेशन। फिर कंप्रेशन, फिर सप्रेशन। ठीक है। यस सर। इस तरीके से साउंड वेव चलती है, और इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे चलती है। ठीक है। कंप्रेशन और सप्रेशन में, या फिर टू और फ्रो फॉर्मेट भी बोला जाता है। ठीक है। लेकिन कंप्रेशन सप्रेशन बेटर वर्ड है, आप उसी को यूज कीजिएगा। आपने इतना लिख लिया था, दीज आर द वेव्स, दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। आगे लिखो, दीज आर एनालॉगस टू साउंड वेव।
यानी कि साउंड वेव के सिमिलर होती हैं। ठीक है, वेयर पार्टिकल्स मूव बोथ टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इन द लाइन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द रे। ठीक है, ये साउंड वेव के फॉर्मेट में ही होती हैं, जो कि टू और फ्रो फॉर्मेट में चलती हैं। लाइन ऑफ प्रोपेगेशन मतलब जिस लाइन की तरफ चल रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, यानी साउंड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चलती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ लिया हमने, और ये समझ लिया कि जो पी वेव्स होती हैं यानी प्राइमरी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसे आप ऐसे लिख लो साइड में, साइड में नहीं, नीचे पॉइंटर्स फॉर्मेट में, कि these waves passes through all mediums। ऑल मीडियम। ठीक है, ऑल मीडियम्स मतलब कि ये सॉलिड और और लिक्विड दोनों फॉर्मेट में पास होती है। अब साउंड वेव है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे और ये मेरे हो टैबलेट के सकती बीच है। में क्या है, एयर है। तो वो एयर भी जो है उसमें से भी ये साउंड वेव पास हो रही है, तभी तो आपको सुनाई दे रही है। तो ये सारे मीडियम में होता है, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के अंदर में, इंटीरियर में मेजर पार्ट या तो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो वेव है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों में ही पास होती है। ठीक है, अब लिखो अगला सेकेंडरी वेव्स। दीज वेव्स आर द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव समझ लो क्या होता है। जो ये मान लो एक तालाब है, पत्थर लिया, इसमें डाला, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक रिपल्स बनते हैं। रिपल्स मतलब जो सर्कल सर्कल में दिखाई देता है। ठीक है, उसका अगर हम इतना पार्ट अगर हम काटें और देखें तो वो वेव ऐसे फॉर्मेट में दिखाई देगी। ठीक है, जो पानी होता है उसकी जो वेव जिस तरीके की बनती है वो ऐसी बनती है। ठीक है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो जो वेव इस फॉर्मेट में चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वेव्स। तो जो पी सर वेव मीन्स थी वो एंटी कौन सी थी, क्लाइंस। क्या बेटा? सर जो मतलब एंटी क्लाइंस सिंक्रानिक उसमें चलती है मतलब। एग्जैक्टली exactly। इसे सिंक्लाइन कहते हैं, इसे एंटीक्लाइन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इतना हमें अभी टेक्निकल लिखना नहीं है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखो, दीज वेव्स आर द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, दीज आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव। ठीक है, वेयर पार्टिकल्स मूव एट राइट
एंगल टू द रेज, यानी कि इस पॉइंट से अगर वेव इस तरफ जा रही है तो वो वेव ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये वेव क्या है, 90 डिग्री का एंगल इस रे के हिसाब से बना रही है, 90 डिग्री। समझ रहे हो ना सबके सब? किसी का कोई क्वेरी हो ना बेहिचक पूछ लेना, बिल्कुल ऐसे मत बोलना फिर बाद में कि समझ में नहीं आया। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। ठीक है, ये यस सर, राइट एंगल यस बना सर। रही है। तो ये क्या होती है, ट्रांसफर वेव। तो अभी समराइज करूं, इसको मत लिखना। जो पी वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं, जो कि साउंड के जैसी होती हैं। ठीक है, साउंड कैसे चलती है, टू और फ्रो फॉर्मेट में, यानी कंप्रेशन सप्रेशन के तरीके से। और एस वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं। और ट्रांसवर्स कौन सी होती हैं, जो कि राइट एंगल बनाती हैं रे के हिसाब से। ठीक है। सर हाँ जी। सर जो अपनी वो होती है ना, पी वेव्स जो पैरेलल होती है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव्स के। हाँ हाँ हाँ, वो पैरेलल ही हुई। आप ये समझिए ना कि ये जो सप्रेशन हो रहा है वो ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे ऐसे, और डायरेक्शन भी ये है, तो ये और ये पैरेलल हुआ। ठीक है। और जो एस वेव हो गई वो क्या हो गई, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या परपेंडिकुलर। होगा, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसका भी एक कैरेक्टर लिख लो। पी वेव के बारे में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये सॉलिड और लिक्विड से पास होती हैं। तो एस वेव का क्या सीन है, एस वेव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी सिस्मोलॉजी के हिसाब से, एस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मीडियम। यानी एस वेव, जो भी चीज लिक्विड होगी उसमें से पास होके नहीं जाएगी। दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड मीडियम। लिख लिया इतना? यस जी सर, सर। लिखिए। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पर। एक मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ जो चीज छूट गई थी। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक के रेलेवेंट नहीं है। सरफेस वेव, पी वेव हमने समझ लिया, एस वेव समझ लिया, एल वेव बता देता हूँ। एक बच्चे ने बोला लव वेव होता है, उसको कहा जाता है लेकिन वैसे उसका नाम होता है लॉन्ग पीरियड वेव। ठीक है, एल फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो इसका क्या सिस्टम होता है कि जैसे जो सरफेस होती है, तो अर्थक्वेक जब आता है नीचे से शुरू होके, और जब इसके ऊपर यहाँ पे वेव आती है, तो यहाँ पर वो वेव ऐसे चलती है सरफेस पे, अंदर नहीं चलेगी, सिर्फ ऊपर चलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी वजह से कैसे, ये कैसे हमें विजिबल होता है, एक रोड है, वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक हिट करेगा इस रोड को, तो ये रोड कुछ ऐसा हो जाएगा, रोड ये रह गया, और जो दूसरा रोड है, जो पार्ट है, वो इस तरफ रह गया। ठीक है, हुआ क्या, ऐसे ऐसे चल रही थी, जो वेव है वो ऐसे चल रही है। ठीक है, यानी अर्थ की सरफेस पे। इससे हो क्या रहा है, इस तरफ प्रेशर आया, फिर इधर से आया, फिर इस तरफ आया, फिर इस तरफ आया। रेलवे ट्रैक की हालत देख लो। ठीक है, ये होती है एल वेव। जब भी सिस्मोग्राफ पर उसकी रीडिंग आती है कोई भी अर्थक्वेक की, तो कैसे आएगी, कि पहले एल वेव दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद एस वेव दिखाई देगी। ठीक है, सॉरी एल वेव नहीं, पी वेव, पी वेव दिखाई देगी। उसके बाद एस वेव दिखाई देगी, और उसके बाद क्या होगी, ये एल वेव दिखाई देगी। ठीक है, ये दो जो वेव्स हैं, इनका यूज करके हमने अर्थ के अंदर क्या है उसका अंदाजा लगाया। ठीक है,
अब इतना तुम्हें समझ में आ गया तो अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है? क्योंकि यही एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनानी होगी आपको, ठीक है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसमें सिस्मोलॉजी का क्या रोल है उस इंटीरियर को समझने में, ठीक है? तो जब आप वो लिखोगे तो आपको पहले सिस्मोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है? साथ में बताना है कि उसमें जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उसके टाइप्स क्या हैं, और उस टाइप में से पी वेव जो एस वेव है उनका कैरेक्टर क्या है, और उसके बाद पी वेव एस वेव के बारे में, मतलब पी वेव और एस वेव ने किस तरीके से इंटीरियर को बताया वो बताना है। तो अब हम बताएंगे कि पी वेव और एस वेव ने किस तरीके से इंटीरियर को बताया। ये आपकी अर्थ है, अर्थ के अंदर ये है कोर, ठीक है? इतना आपने अभी तक शायद समझा होगा कि जो कोर है ना उसके मैंने दो टाइप बताए थे पिछली क्लास में। एक था आउटर कोर और एक था इनर कोर। जो आउटर कोर है वो मोल्टन स्टेट में है। कौन से स्टेट में? मोल्टन। जो इनर कोर है वो है क्रिस्टलाइन स्टेट में। क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड, ठीक है? तो जो आउटर कोर है वो क्या है? लिक्विड है, समझ गए? तो ये जो कोर है ना मैंने बनाया है यहाँ पे ये वाला डायग्राम में, इसमें मैंने आउटर कोर को डिमार्केट नहीं किया। आप समझ लेना कि ये वाला हिस्सा जो है ये आउटर कोर है जो कि पिघला हुआ है, ठीक है? और ये जो है बीच का ये सॉलिड स्टेट में है। अब ये समझो जो पी वेव जो आई थी, ठीक है ना? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब अंदर का समझना था तो पूरी अर्थ पे ना अलग अलग पॉइंट्स पे सिस्मोग्राफ लगा दिए कि भाई पी वेव कहाँ कहाँ पहुंचती है, ठीक है? तो हुआ क्या, अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक की जो पी वेव है उन्होंने जाना शुरू कर दिया अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है? फिर उन्होंने एक चीज नोटिस की जो कि बहुत डिफरेंट थी। उनका अंदाजा था कि पी वेव तो ऐसे 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 पूरे में बराबर जाएगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। उसमें हुआ कि इतनी तो उन्होंने इतने यहां तक के जो सिस्मोग्राफ थे इतने एरिया के सरफेस के उन्होंने तो पी वेव को रिकॉर्ड किया, लेकिन इस पॉइंट के बाद से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट के बाद से इस पॉइंट तक इतने एरिया के जो सिस्मोग्राफ थे इन्होंने पी वेव को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है? इधर कोई पी वेव नहीं आई। फिर आई पी वेव सिर्फ इतने एरिया में। कौन से वाले एरिया में? इतने वाले एरिया में, ठीक है? वो कैसे आई कि पी वेव इधर आई, कोर में से निकली और फिर इधर आई, ठीक है? तो अगर आपको ये वाली डायग्राम बनानी हो तो कैसे बनाओगे? सर सिंपल इसको वो फॉर्मेट में। बोलते हैं ना, शैडो जोन। अब बेटा वो सब छोड़ो, पहले जितना बताया जा रहा है उतने बीच में रहो, ठीक है ना? उसे शेडो जोन बोला जाता है, वो सब आएगा आपके सामने। पहले अभी डायग्राम बनानी है, बना, ठीक है? बच्चे ने पढ़ाई तो करी है, मानना पड़ेगा। शेडो जोन, ठीक है? दो सर्कल बनाने हैं आपको, अंदर वाला थोड़ा छोटा बनाना और इसका पी वेव स्टडीज इससे नीचे डायग्राम का नाम लिखना, ठीक है? पॉइंट एक यहाँ पे बनाना और लाइंस बनानी है आपको उसी पॉइंट से। लेकिन ये जो बाहर वाला जो अंदर वाले सर्कल का जो लाइन है इसके अंदर से नहीं जानी चाहिए ऐसे, ठीक है? इधर से ऐसे ही जाएगी बस, ऐसे ही इस तरफ भी। फिर इसके बाद इधर लाइनें तीन बनाओ, फिर उनको ऐसे 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 मुड़ता हुआ दिखाओ थोड़ा सा अंदर, और फिर उनको ऐसे ऐसे दिखाओ। अभी इसके बारे में बता दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं आई वेव्स, पहले ये डायग्राम कंप्लीट करो।
हो गया सर। ठीक है, तो ये हो हो गया गया सर। आपका पी वेव। गुड। अब इसके आगे एस वेव का बनाओ। एस वेव का कोर बनेगा, मतलब सॉरी, अर्थ का ये जो कोर बना हुआ है ये है ये। यहाँ पर क्या हुआ कि जो एस वेव की रिकॉर्डिंग हुई वो पी वेव की तरह के से ये तो पूरी रिकॉर्डिंग हुई। ठीक है, जहां पे पी वेव पहुंच रही थी ना उधर एस वेव भी पहुंच रही थी। लेकिन जैसा कि पी वेव इतने से इतने एरिया के बीच में आई, एस वेव नहीं आई। एस वेव यहां से लेकर इतने पूरे एरिया में गायब थी। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एस वेव का इंपॉर्टेंस जो मैंने बताया था कि वो लिक्विड से पास नहीं होती है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस था इस वजह से। पी वेव समझ लिया, एस वेव बना लिया। अब इसे समझो, एस वेव स्टडीज ऑफ इंटीरियर भी लिख सकते हो आगे। तो ऐसा होता है कि जब कोई वेव, अभी आपने बच्चों 10th 9th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है कि कोई लाइट आई और वो वापस लौट गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि कोई लाइट आई, लाइट या कुछ भी वेव की फॉर्मेट की चीज, क्योंकि लाइट भी एक वेव ही तो है। चाहे उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन होता तो वेव ही है। ठीक है, तो ये लाइट आई और ये लाइट मीडियम के अंदर एंटर करी और उसके अंदर उसी डायरेक्शन में नहीं गई। लाइट आई इस तरीके से लेकिन जानी इस तरफ चाहिए थी, इधर ना जा करके ये मुड़ गई थोड़ी सी। इसका एंगल जो है लाइट का वो चेंज हो गया, यानी इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, हमें केवल ये समझना है कि लाइट या कोई भी जो वेव आती है वो जो मीडियम को चेंज करती है। मीडियम मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जब जाती है, इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट में जाएगी, तो लाइट बेश ऐसे आई तो ये सीधी ना जा करके थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, जो पी वेव और एस वेव होती हैं ये भी इसी तरीके की होती हैं। जो पी वेव है ये आप देखा होगा कि इसकी सीधी सीधी लाइन नहीं बनाई मैंने, ऐसे इनकी थोड़ी घुमा करके लाइन बनाई है। इसका रीजन ये है कि जब ये यहां से स्टार्ट होकर के, आपको दिख रहा होगा मैं जहां जहां मार्क कर रहा हूं उधर ऐसे ऐसे। ठीक है, ना दिखे या समझ में ना आए तो प्लीज पूछना। तो जो वेव यहां से शुरू होकर के ऐसे आ रही है, ये वाली वेव ऐसे जा रही है, तो ये क्या है, कर्व लाइन बना रहे हैं हम। कर्व इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अंदर जो लेयर है, लेयर बाय लेयर जो डेंसिटी है और प्रेशर है और टेम्परेचर है, सब बदल रहा है। उसकी वजह से जो इस इन लेयरों का जो कंटेंट है अंदर, यानी जो जो इसके अंदर मिनरल्स होंगे उनकी अलग अलग टाइप्स होंगे। और वो टाइप्स के साथ साथ ही मीडियम चेंज होगा, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बताया ही था। ठीक है, मीडियम चेंज होगा तो जो वेव इस डायरेक्शन में जा रही होगी वो थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएगी, उस डायरेक्शन में जा रही है तो वैसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेव्स डिस्टॉर्ट हुई हैं। तो इससे ये एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि अर्थ के अंदर का इतना जो एरिया है, उतने एरिया में जो लेयर्स हैं वो एक तरीके का डेंसिटी नहीं रखती हैं, सबका अलग अलग कंटेंट है। ठीक है, इस वजह से जो आपकी वेव्स हैं वो मुड़ रही हैं, ना कि सीधी जा रही हैं। एक चीज हमें इससे ये समझ में आती है। दूसरी चीज क्या आती है कि एक एंगल तक तो ये वेव आई और यहां तक हिट कर गई, लेकिन यहां से लेकर इतना एरिया जो है, इतने एरिया के बीच में ये वेव नहीं दिखाई दी। इसको बोला जाता है शैडो जोन। जैसा कि हमारे मित्र ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, उसे क्या बोला जाता है, शैडो जोन। इसमें ये लिख लेना, डायग्राम जो आपने बनाया ना उसमें। और ये वाला जो एस वेव वाला भी जो डायग्राम है इसको भी लिख लेना। ठीक है, इतने से इतना एरिया जो है वो क्या है, शैडो जोन। ज्यादा हो तो ऐसे शेड कर देना, ऐसे ही पी वेव का भी शेड कर देना। ठीक है, अब ये शेडो जोन का क्या रोल है इस चीज को समझने में। पहली बात तो ये समझो कि जो ये शेडो जोन था वो पी वेव में 105 डिग्री से शुरू होके 145 डिग्री तक चला।
ठीक है, यानी कि 105 एक सर्कल होता है, 0 डिग्री से घूम के आकर के 360 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, 105 डिग्री, और इधर होगा कुछ 145 डिग्री। तो 105 से 145 के बीच के एरिया में कोई भी पी वेव नहीं दिखाई दी। ठीक है, इससे हमें दो चीजें समझ में आती हैं शेडो जोन से, कि पहली बात तो वेव जो है वो सीधी लाइन में नहीं चल रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सीधी में चल रही होती तो ये वाली जो वेव है यहाँ से जो इधर इस डायरेक्शन में आई, ये वाली वेव जो ये वाली वेव जो इस डायरेक्शन के लिए निकली, वो फिर इधर आनी चाहिए थी ना, तो शेडो जोन में हो जाता कवर। लेकिन नहीं, वो यहाँ से आके ऐसे मुड़ गई है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो वेव है वो सीधी नहीं ट्रेवल कर रही है अर्थ के अंदर, यानी कि अलग अलग डेंसिटीज हैं और अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग लेयर्स हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, दूसरी बात कि शेडो जोन की के से एक और समझ में आती है चीज, वो ये है, इस तरफ का तो यही समझ में आता है, इस तरफ का समझ में आता है एस वेव का, कि इधर भी वेव उसी तरीके से चली जैसे पी वेव में चल रही थी। ठीक है, लेकिन इसके आगे यहां तक कोई वेव दिखाई नहीं दी। वो क्यों नहीं दिखाई दी वेव? क्योंकि ये जो कोर था, इसका जो बाहरी हिस्सा है जिसे हमने आउटर कोर के तरीके से पढ़ा, वो लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था एस वेव के बारे में अभी? बताओगे कोई? एस वेव के बारे में ऊपर हमने क्या सर पढ़ा एस था? वेव लिक्विड से पास वो नहीं डू होता है नॉट सर। ट्रेवल लिक्विड। ठीक है, एस वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मीडियम। लिक्विड सर। ठीक है, तो एस वेव यानी कि यहां से निकली तो थी, इस पॉइंट से निकली तो थी इधर के लिए। ठीक है, लेकिन इसके आगे इस मीडियम में नहीं पास हुई। उसकी वजह क्या रही होगी कि ये जो आउटर एरिया है ये लिक्विड रहा होगा। ठीक है, जो वेव थोड़ा सा इसके पास से निकल के जा रही होगी वो ऐसे मुड़ती हुई हमारे पास पहुंच गई, लेकिन जो भी वेव इसमें आ रही होंगी, इसमें इधर से पास नहीं हो रही होंगी। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि अर्थ में एक लेयर ऐसी है जो कि लिक्विड स्टेट में है। और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। मतलब अभी तक सबके सब ये कह रहे थे कि अर्थ के अंदर भाई इतनी सॉलिड है, जब क्रस्ट इतनी मजबूत है, ठीक है, जमीन जिस पे हम रहते हैं, तो उसके अंदर तो डेंसिटी बढ़ रही है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो वहां पर चीजें लिक्विड कैसे हो सकती हैं? लेकिन एस वेव की स्टडीज से पता चला कि ये वाला जो लेयर है कोर के बाहर का, यानी कोर का जो आउटर एरिया है, आउटर कोर, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो हमें क्या पता चल गया कि इधर एक लेयर है जो लिक्विड में है। ठीक है, अब इधर पी वेव की तरफ फिर से आ जाओ। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया लिक्विड स्टेट है, लेकिन जो पी वेव थी वो हमने पढ़ा था अभी थोड़ा देर ऊपर कि वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में से पास होती है। तो वो पी वेव को ये जो लिक्विड का आउटर कोर है, इसने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला होगा। लेकिन इसने एक इम्पैक्ट जरूर डाला होगा, जो कि मैंने अभी आपको रिफ्रैक्शन में बताया यहाँ पर, कि एक मीडियम सॉलिड या लिक्विड होगा, दूसरा अगर लिक्विड होगा तो उसमें जो वेव आएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ। जो वेव है यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे मुड़ रही थी, वो वेव इसमें घुस के ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, ऐसे कन्वर्ज हो रही है वेव्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है वेव्स। ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ भाग रही है, इधर क्या है, पास हो रही है। ठीक है, पी वेव की स्टडीज ने फिर हमें यह समझाया कि नहीं, बाहर का जो एरिया है वो बेशक आउटर है, आउटर एरिया जो है वो बेशक मोल्टन है, यानी पिघला हुआ, लेकिन अंदर का जो एरिया है वो सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है तभी ये वेव दोबारा से आ रही है, और हमें 145 डिग्री से ये 145 डिग्री की जो रेंज है, इतने में फिर से मिल रही है। ठीक है, तो अभी आपको जो डायग्राम मैंने बनाई थी उसको कैसे रखना है एग्जाम में अगर बनाना है तो, जो आप पी वेव स्टडीज लिखोगे उसमें सर्कल बनाया,
ये बनाया पी वेव, ऐसे दिखाया, ठीक है, अंदर कन्वर्ज, और इस तरफ ऐसा मूवमेंट दिखाया, और यहां से लेकर यहां तक ऐसे मार्क कर दिया। इसको लिखा 105 डिग्रीज, इसको लिखा 145 डिग्री, इधर भी 105 डिग्री, इधर भी 145 डिग्री, और इतने एरिया को शेड कर दिया। और इसी एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? शैडो जोन। ठीक है। जब एस वेव का बनाओगे तो उसके लिए केवल पी वेव का हमें क्या माइनस करना है? जो शैडो जोन के बाहर का ये इतना जो एरिया जो है वो हमें जो दिख नहीं रहा। ठीक है। कोर, एस वेव, बस बात खत्म। यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा जो एरिया है वो क्या है? शैडो जोन। शैडो जोन क्यों कहा गया? क्योंकि एक तरीके से जैसे छाया पड़ जाती है तो वेव्स पर छाया पड़ गई। ठीक है। यानी कि उधर कोई भी वेव हमें दिखाई नहीं दी। पी वेव सर और एस वेव भी स्टार्ट। हाँ जी। सर ये पी वेव तो मतलब सॉलिड टू लिक्विड जा भी सकता था, तो फिर कैसे साइडोजन हो गया मतलब यहाँ पे। हाँ हाँ, आपको वही बता रहा हूँ ना मैं, कि देखो इसके लिए ऐसे समझो, ये एक मीडियम है, ये दूसरा है। इसको मान लो तुम सॉलिड है, ये लिक्विड है। कोई वेव आई, ठीक है, तो ये जाने इस डायरेक्शन में थी, लेकिन ये गई इस डायरेक्शन में। ठीक है। वहीं पर ही अगर ये लिक्विड नहीं होता, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये अभी लिक्विड बताया था, ये लिक्विड ना होकर ये अगर सॉलिड ही होता, तो ये जो वेव जा रही है, ये वेव ऐसी की ऐसी ही जाती ना, क्योंकि मीडियम तो सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है। इधर क्या हुआ पी वेव वाले केस में, कि इधर इसने डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है। इधर जब आई तो इसमें भी डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज करके ये वेव इस तरफ जाने की बजाय, जैसे ये एक वेव है ये बनाई जो हमने, ये इस तरफ ऐसे जाने की बजाय ये किस तरफ गई? इस तरफ गई। ठीक है। तो ये जो इतना एरिया जो है, इतने एरिया के बीच में हमें कोई भी वेव दिखाई नहीं दी। उसकी वजह क्या थी? कि रिफ्रैक्शन हुआ। यानी कि ये था आपका आउटर कोर, ये था इनर कोर। पी वेव आई, पहले वाली तो ऐसे ही निकल गई थी, उधर वाली भी ऐसे ही निकल गई थी। इसमें आई तो लिक्विड में जब गई तो ये तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करी इसने। ठीक है, इधर। लेकिन तब तक तो ये वाला जोन आ चुका था जो अंदर का सॉलिड कोर है। फिर इसमें टकरा करके ये वेव ने डायरेक्शन चेंज करी। ठीक है। और फिर ये जो लिक्विड वाला एरिया आ गया वापस, ये वाला लिक्विड है, ये सॉलिड है। ये वाला लिक्विड वाला जैसे ही एरिया आ गया इस तरफ वेव पहुंची तो फिर ही इसने बाहर जाना शुरू कर दिया। और लास्ट में जब पूरी अर्थ का जो वेव का डायरेक्शन था वो इस तरफ मिला, तो यहां से लेकर इतना एरिया जो है वो तो खाली रह गया ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शैडो जोन। समझ में आया कि पी वेव के होते हुए भी हमें शैडो जोन क्यों मिल रहा है? यस सर। उसकी वजह है कि यस। डिफरेंट मीडियम में वेव डायरेक्शन चेंज करती है। कोर का आउटर पार्ट और जो इनर पार्ट है दोनों अलग अलग मीडियम में है। कोर का जो बाहरी हिस्सा है वो लिक्विड है, अंदर का हिस्सा सॉलिड है। लिक्विड में जब गया तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई, सॉलिड में गया फिर डायरेक्शन चेंज हुई। फिर जब सॉलिड से बाहर आया, ये देखो, लिक्विड में गया तो डायरेक्शन चेंज, फिर लिक्विड से सॉलिड में गया फिर चेंज होगी, फिर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा फिर चेंज होगी, और फिर इधर से बाहर आएगा तो चेंज होगी। तो इतना जो मॉडिफिकेशन है, तो जो वेव ऐसी जानी थी वो ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, फिर ऐसे हो रही है। तो पहुंचनी तो ये इधर चाहिए थी, लेकिन पहुंच इधर रही है। तो यहाँ से जो एरिया ये वाला था ये क्या बन गया? शेडो जोन। आप समझ पा रहे होगे सबके सब? यस सर। क्लियर है सर? जिस बच्चे को कोई क्वेरी है ना, अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पूछ लेता हूँ, फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया अभी भी बता दो। पी वेव एस वेव ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको लेकर के डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे भी बनेंगे। ठीक है, कि भाई मेरे पी वेव सर का बच्चे मेरी कैरेक्टर क्वेरी क्या है। थी। हाँ जी, मेरी क्वेरी थी सर, जब बोलो बोलो। पी वेव जब सर जब एस वेव ट्रेवल करता है तो जो कोर वाला सेंटर था वहां पे हम्म। लिक्विड, ऐसा अंदाजा लगाया गया कि लिक्विड है इसीलिए वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहां से वो ट्रेवल नहीं कर पाया। तो फिर बाद में हाँ, ऐसे कैसे बोल दिया कि वो बीच में सॉलिड भी है? वही तो मैं बता रहा हूँ।
कि वो वाली जो अंदर का जो सॉलिड है ना, वो हमें पी वेव से पता चला। एस वेव से तो ये पता चला कि एक लेयर ऐसी है जो लिक्विड है, लेकिन इस लिक्विड के अंदर एक सॉलिड है, ये हमें पता चला पी वेव से। वो कैसे पता चला? कि ऐसे समझ लो, ये बड़ी सी अर्थ है, ये आपका कोर है, ठीक है, ये आउटर कोर है। तो जो पी वेव आई इस तरीके से, वो अंदर आके डायरेक्शन मूव किया। इसके जरिए हमें नहीं पता चलेगा कि भाई ये तो लिक्विड है, ठीक है, ये तो इतना तो हमें तो केवल एस वेव से पता चल गया। पी वेव क्या कर रही है यहाँ पे हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर इधर से इसमें जब घुसी, ठीक है, तो इधर से आइडियली जो अगर ये पूरा लिक्विड होता ना, ये कोर पूरा, ये अगर पूरा कोर अगर लिक्विड होता, तो जो वेव आ रही है वो एक ही एंगल से ऐसे मुड़ के ऐसे आ जाती, ठीक है। तो साइंटिस्ट का अनुमान था कि अगर पूरी लिक्विड होगी तो अर्थ के इस जगह पर आके वो वेव गिरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेव आई इधर से ऐसे, फिर अंदर से फिर डायरेक्शन चेंज हुई है, वेव आई है, फिर इधर से डायरेक्शन चेंज हुई है, फिर डायरेक्शन चेंज होके वो वेव इस तरफ गिरी है। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई इस तरफ ना गिर करके, इस जगह ना गिर के इधर क्यों गिरी। तो उसके बाद और स्टडी करी गई, फिर अंदाजा लगाया कि भाई एक पॉइंट ऐसा है जहां पे सारी वेव्स जो हैं वो अपनी और डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। लिक्विड के हिसाब से जितनी करनी थी वो तो हमें एस वेव से पता चल गया, लेकिन पी वेव जब जा रही है तो फिर भी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या पता चला कि अंदर एक सॉलिड भी है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि मैंने क्या बताया आपको कि पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। एस वेव केवल सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है। तो अगर एस वेव यहां से यहां तक ही मिल रही है, इस तरफ नहीं मिल रही है, ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे लिक्विड है। लेकिन पी वेव यहां से यहां तक भी मिल रही है और फिर इतने एरिया में भी मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इतना एरिया जो लिक्विड है उसके अंदर कहीं ना कहीं सॉलिड भी है, जिस वजह से पी वेव्स जो हैं वो आगे तक पहुंच रही हैं। क्योंकि अगर सॉलिड अंदर नहीं होता तो पी वेव पहुंचती तो, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, ठीक है। आया समझ में? यस सर, आगे। इस अगर कोई ये पूछे कभी भी, आप लोगों को सीधा सीधा बता देता हूँ कि ज्यादा भी समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोई पूछे कि भाई पी वेव का रोल क्या रहा इनर कोर को पता करने में, तो उसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। कि उसकी जो डायरेक्शन का जिस एंगल पे चेंज होना, वो बताता है कि एक लेयर अंदर लिक्विड है और एक लेयर अंदर सॉलिड है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पी वेव और एस वेव की स्टडीज को हमने देख लिया, एस वेव का कैरेक्टर भी देख लिया, ठीक है। और अब अगला लिख लो इसमें डायग्राम के नीचे, शेडो जोन। शेडो जोन लिखना शुरू करो। द एरिया द एरिया ऑन द surface and interior of earth where neither p waves or nor s wave propagates is known as shadow zone, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरे पेन की वजह से है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा लिखने की। साथ में मैं ओरली बता रहा हूँ, तो आई होप आप लोग लिख पा रहे होगे सही तरीके से। आप लोगों का ये शेडो जोन हो गया। इसमें और नीचे लिख लो, ठीक है। पी वेव्स शैडो जोन lies between
105 degrees to 145 degrees. On the other hand, S waves shadow zone lies between नहीं लिखो, वैसे लिख सकते हो 145 डिग्री टू 145। इसका मतलब क्या है कि सर्कल है, इधर भी एक 145 बनता है, इधर भी 145 डिग्री बनता है, इतने एरिया में कहीं पे भी हमें एस वेव नहीं मिली। एरिया एक 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 ऑब्जेक्ट मान के चलो, ठीक है, ये मान लो सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड मान लो, ठीक है, फिर एक मान लो सॉलिड है, ठीक है। तो अगर ये इसकी जगह ये मीडियम होता पूरा, ये क्या है, लिक्विड, क्या ये, लिक्विड, तो अगर इधर से एक वेव जा रही है तो वो तो बिना कोई चेंज के ही चली जाएगी ना, कोई डायरेक्शन में चेंज होगा क्या वेव का, हाँ या ना, नो सर, नो सर। नहीं होगा। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो सॉलिड में आई वेव इस तरीके, एक वेव आई, इधर कोई और मीडियम था मान लो, ठीक है, तो इधर एक वेव आई, वो जब सॉलिड में घुसेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर लिक्विड में घुसेगी फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर सॉलिड में घुसेगी फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो वो पहुंचेगी किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। लेकिन आइडियली वो कैसे जानी चाहिए थी, वो ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। एक और चीज समझो इसके साथ ही साथ, कि अगर केवल यहाँ पर सॉलिड है, ये सॉलिड होता है, या फिर ऐसे समझो कि अगर लिक्विड मीडियम है और यहाँ पर सॉलिड मीडियम है, ठीक है, अब इधर से एक वेव आई, उसने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर ली, एग्जाम्पल के लिए, यार ये आई वेव, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अगर ये मीडियम जो दूसरा वाला है ये लिक्विड ही होता तो ये वेव ऐसी ही चलती जाती ना, समझ रहे हो। यस सर। लेकिन क्योंकि ये दूसरा वाला मीडियम क्या, सॉलिड है, तो ये वेव ऐसे चलने की बजाय थोड़ी सी कन्वर्ज होगी, यानी कि अंदर की तरफ चली जाएगी, यानी ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ना कि इस डायरेक्शन में जाएगी, ये जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये कहाँ पहुंचेगी, इधर, ठीक है, पहुंचेगी यस सर। इधर। अब एस वेव होती तो एस वेव ने क्या किया कि वो तो लिक्विड में से गई, वो सॉरी लिक्विड को देखा और लिक्विड से ही वापस चली गई कि भाई इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर से तो वो जाएगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब पी वेव गया, इसकी जगह एस की जगह यहाँ पर गया पी वेव, ऐसे, तो वो अंदर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करी, साइंटिस्टों ने सोचा कि अरे अंदर तो पूरा लिक्विड ही है, तो वेव तो इस जगह पे इस पॉइंट पे मिलेगी, लेकिन मिली कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो उसके बाद जो रिफ्रैक्शन अंदर फिर से हुआ है, उन्हें समझ में आ गया कि अंदर फिर से कहीं पे रिफ्रैक्शन हुआ है, और रिफ्रैक्शन फिर से होने का मतलब क्या है कि अंदर मीडियम चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा लिक्विड ना होकर के ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ठीक है। वही चीज यहाँ अप्लाई होती है अर्थ में, ठीक है। आई वेव सॉलिड, उससे घुसी लिक्विड में, डायरेक्शन चेंज हुई, फिर सॉलिड में घुसी, फिर लिक्विड में घुसी, फिर यहाँ पे पहुंची। अगर ये पूरा ही लिक्विड होता तो वो ऐसे आनी चाहिए थी वेव, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने की बजाय वेव कहाँ पहुंची, इस पॉइंट पे। इस बेसिस पे उन्होंने समझा कि भाई अंदर जो मीडियम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि वो सॉलिड है। और दूसरा, एक तो ये वेव का ही है, और दूसरा एक साइंटिस्टों ने अपने आप भी समझा कि प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता रहता है अंदर की तरफ। अब इधर का जो आउटर कोर है वो लिक्विड में है, लेकिन इस आउटर कोर के लिक्विड का भी वजन अंदर पड़ रहा होगा, जिस वजह से इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि ये लिक्विड होने की बजाय सॉलिड भी नहीं रहता, ये सीधा क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल देखे होंगे, जैसे आपके क्या कहते हैं, जेड और ये सब होते हैं ना मिनरल्स, वो क्रिस्टल होते हैं, मतलब वो सॉलिड, जो नॉर्मल सॉलिड होता है ना उससे भी काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। यस सर। ऐसे होते हैं क्रिस्टल्स, समझ रहे हो, यस ये सर। बहुत ज्यादा टफ होते हैं। तो अब समझ में आया कि पी वेव
का रोल से हमें कैसे पता चला कि लिक्विड कोर भी है और सॉलिड कोर भी है? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। वेलकम, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक हमने जो नोट कर लिया था, एस वेव का शेडो जोन बता दिया, पी वेव का शेडो जोन बता दिया। इसके आगे लिख लो, ओवरऑल inferences that were drawn from changes occurred in the direction, velocity, and angles of waves suggested that there are layers in the interior of Earth. Full stop. उसके आगे, these layers are in different mediums. Example, outer core is in molten state and inner core is in solid, या फिर ब्रैकेट में लिखना है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन स्टेट। तो ये हमने कवर कर लिया कि कैसे सिस्मिक स्टडीज ने, लिख लिया ना सबने? यस सर। ठीक है, तो इस पूरे समझाने में और ये सब चीजों से इतना समझ में आ गया कि जो कल हमने डायग्राम बनाई थी, ये वाली, ये चीज हमें कैसे पता चली। अब समझ में आ रहा है कि अलग अलग जो ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, इसके बारे में पता कैसे चला। ठीक है, मैंने आपको पी वेव और एस वेव का एक एग्जांपल केवल आउटर कोर को लेकर ही बताया है। ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला इधर भी है, जहाँ पे थोड़े थोड़े डेसिमल वैल्यू में भी 0.001 के लेवल पर भी जाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कितना चेंज आ रहा है डायरेक्शन में वेव्स की में। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके भी अंदाजा लगाया गया कि अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कम पिघला हुआ है, इधर सॉलिड है, इधर सॉलिड है, लेकिन इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है। ठीक है, एक जगह इसके आगे और लिख लो, रिलेशन, मतलब इसी का ही सब टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेव्स एंड डेंसिटी इनसाइड अर्थ। ठीक है, और अर्थ के अंदर जो डेंसिटी है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, दी सिस्मिक वेव्स आर दी सिस्मिक्स आर, क्या बोलते हैं उसे, सेंसिटिव
sensitive. These the seismic waves are sensitive to different mediums. When these waves passes through different mediums, they have a comma लगाना, they changes their direction as well as velocity. This is the result. This is the result of refraction. This is the result of refraction. ठीक है, इसके आगे तुमसे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ये बताने की कि सॉलिड से लिक्विड में गया तो कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसा हो रहा है। इतना ही काफी है आपको समझने के लिए, और एग्जाम में भी अगर लिखना पड़े तो इतना ही। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि इंटीरियर अर्थ का कैसे पता चला। यहाँ पे काफी अच्छा टॉपिक जो शुरू का था वो कवर हुआ। सर नोट्स थोड़ा शेयर सा आपको कर दोगे ग्रुप पर? हाँ जी, सर नोट्स शेयर ग्रुप पर। अच्छा ये हाँ बहुत सर। रफ फॉर्मेट में है, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से डिजाइन करके बना रहे होंगे। चलो फिर भी मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद एक सेंटेंस और लिख लो क्योंकि हमने ऊपर डेंसिटी लिखा हुआ है ना। सिंस द चेंज इन मीडियम implies change in the state of matter, hence the change in density can be inferred। इसका मतलब है कि क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो वेव्स जो हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और मीडियम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर का जो स्टेट है या फिर टाइप ऑफ मैटर है वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि कोई सॉलिड है तो कोई लिक्विड है। ठीक है, और क्योंकि मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है तो हमें ये भी पता है कि जब मैटर का स्टेट चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर पता है ना सबको कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्मेट में होता है। अब ये मत बोलना इतना भी पढ़ाना पड़ेगा, इतना बच्चों वाला चीज। समझ पा रहे हो ना? ये सर पता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यानी कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो अलग अलग है, यानी मीडियम्स जो हैं वो चेंज है, मीडियम्स बदले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मैटर की जो स्टेट है वो बदली हुई है। स्टेट ऑफ मैटर बदला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी भी अलग अलग है। सॉलिड होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी भी बदल रही है तो वो ही हमें समझाती है कि अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं उनकी भी डेंसिटी अलग अलग है। तो इन अ वे हमें पता चलता है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे हमें डेंसिटी मिल सकती है, और डेंसिटी अगर हमें मिल गई तो हमें ये भी पता चल जाएगा कौन सी लेयर की क्या डेंसिटी है, और डेंसिटी से ही हमें पता चलता है कि मैटर क्या है, मतलब अंदर चीजें क्या हैं। ठीक है, अगर चीजें पता चल गई तो हमें पता चलेगा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी कोई सी लेयर किस चीज की बनी हुई है। आज के लिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कल के दिन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे यस आपका अच्छा खासा टॉपिक आएगा, क्या कहते हैं उसे,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा सियाल सीमा भी बता दूंगा कल के दिन।